गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हिंदी में कल हम पढ़ रहे थे गलता लोहा चैप्टर। ठीक है, तो उसमें क्या बताया जा रहा था कि बंसीधर जो है एक ब्राह्मण होते हैं, उनका बेटा कौन होता है, उनका एक बेटा होता है मोहन। ठीक है, और ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ से वह अपना घर चलाते हैं और उसको स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ उसका एक मित्र होता है जो कि लाहौर का बेटा होता है ना। तो वह क्या करता है, पढ़ता तो है लेकिन वह पढ़ाई में कैसा होता है, कमज़ोर होता है, और वह अपने पिता का हाथ भी बटाता है दुकान पर। मोहन जो था वो पढ़ने में होशियार होता है लेकिन वह पूजा पाठ के कामों में रुचि नहीं लेता। ठीक है, तो अब पूजा पाठ से उनके घर का जो है वो जो उसके पापा पूजा पाठ करके अपना घर चलाते थे, वह भी कार्य थोड़ा सा क्या होता जा रहा था, मुश्किल होता जा रहा था। मोहन पढ़ने में अच्छा था इसलिए गुरुजी उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स देते थे। बाकी बच्चों को भी सजा दिलवाने का काम वह किससे करते थे, मोहन से करते थे। ठीक है, तो स्कूल में उसकी अच्छी रेपुटेशन थी, लेकिन घर पे आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी क्योंकि उसके पिताजी जो थे वह सिर्फ पूजा पाठ से ही अपना परिवार का पालन पोषण किया करते थे। अब देखते हैं अपन आगे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब उनकी इच्छा थी कि मैं तो मुश्किल से पेट भर पाता हूँ लेकिन मोहन पढ़ लिख कर क्या करे, उनकी घर की गरीबी दारिद्रता मतलब गरीबी को मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन इच्छा करने से थोड़ी गरीबी ऐसे ही मिट जाती है। आगे पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। मोहन की पढ़ाई गांव के स्कूल में ख़त्म हो चुकी थी। अब जो आगे पढ़ाई करनी थी वह स्कूल कहाँ था, 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते के पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। मतलब 2 मील चलने, 2 मील का रास्ता पहाड़ी था, पहाड़ पे चढ़ने जैसा था, और बरसात के दिनों में बीच में नदी भर जाया करती थी। तो बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। फिर भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और क्या किया, लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता। छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विध्वंसी बालकों का उदाहरण देकर उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते। मतलब क्या करते थे कि जब वह थक जाता था तो वह पुराणों की कथाएं उसको सुनाकर उसको और प्रोत्साहित करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने में कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन को डेरा तय कर दिया। मतलब बारिश के समय में वह स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए बंसीधर ने क्या किया, उसको अपने किसी यजमान के घर मोहन को ठहरा दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतर रहा था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा झारखंड और पात पते लाने शुरू हो। अनुभव हसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। मतलब वह उस दिन बहुत ही मुश्किल से घर पहुंचा था, तब से बंसीधर क्या थे, उसको घबरा गए और बहुत चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गाँव आया हुआ था। मतलब उनकी ही समाज का एक युवक रमेश गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने बताया कि मेरे बेटा अभी पढ़ रहा है, ऐसा उन्होंने उससे कहा। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। मोहन को कहाँ भेज दें, लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। तो उनके जो पहचान वाले थे वह आए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ उसको लखनऊ भेज दो। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। बंसीधर को लगा कि रमेश नहीं, अब तो मुझे भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी झलकने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी कर
यही सहारा होता है, मतलब बिरादरी का यही एक सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। मतलब वह लखनऊ उसको भेज दिया, किसको? मोहन को। किसके साथ? रमेश के साथ। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज के हाथ बटाने का साधन बन गया। मतलब मोहन जो उसके घर में, जिनके घर में रहता था, उनका हाथ तो बटाता था, लेकिन मोहल्ले में जितनी भी चाची भाभी थी, सबका काम वह किया करता था। मोहन थोड़ा दही ला दे बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई ब्रदर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। मतलब वह ऊंची पोस्ट पर था तो वह उसको मोहन को भाई नहीं बताता था, वह उसको एक नौकर की हैसियत देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एक दम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूल जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बनवा पाया। मतलब उसे काम इतना होता था कि वह अपनी कोई पहचान नहीं बनवा पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मतलब उसकी गृहस्थी पे कोई असर ना आए मोहन के चले जाने से। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA वाले बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो है आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने ही किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 साल यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। बंसीधर जब भी कोई मेहमान मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई के बाबत बताने लगते। मतलब उन्हें लगता कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मन ही मन उनका विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। मतलब उनका सपना टूटने की जानकारी वह लोगों को नहीं दे पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरियों की नियुक्ति हो गई है। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, उसकी तो नौकरी लगनी थी, क्योंकि वह तो बचपन से ही बुद्धिमान थे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन की कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसवे के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया। धनराम ने उसे वापसी बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। मतलब अब वह सपनों की दुनिया से बाहर आया। अभी दोनों बालक सोच रहे थे, है ना। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसवे का हाथ में लेकर वह फिर
वहीं बैठा रहा, उसे वापसी जाने की कोई जल्दी नहीं रही। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, है ना। मतलब जो ब्राह्मण जात के लोग थे वह शिल्पकारों में नहीं बैठते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़ता तो खड़े बातचीत निपटा ली जाती। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार में असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में सरसी पकड़कर वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट से सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर अपना संकोच त्याग कर दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते असंभव हाथों से चौधनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। मतलब मोहन ने वह काम कर दिया जो वह धनराम करना चाह रहा था। तो मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगर पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम करने पर उसे आश्चर्य हुआ, उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह संकित दृष्टि से उधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा और उसकी आंखों में एक सजग सी चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। मतलब उसने क्या किया, फिर धनीराम के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। मतलब इतना अच्छा बालक होने के कारण दूसरे के घर भेजने से वह इतना उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई, तो उसे क्या काम करना पड़ा, कारीगर का काम करना पड़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखवा देंगे। ये एक बार और फिर से पढ़िएगा इसको।